Hello students, welcome to the class. Today we will continue our lectures criminal codes. क्रिमिनल कोड का लेक्चर हम कवर कर रहे थे, आज हम आगे बढ़ेंगे उसमें, राइट। हमने चैप्टर 2, चैप्टर 13 और चैप्टर 3 डिटेल में डिस्कस किया था। चैप्टर 2 की रेंज हमने बताई थी 6 से लेके 25 ए, चैप्टर 3 की रेंज बताई थी हमने 26 से लेके 35 और चैप्टर 3 की रेंज 177 से 189। इसके अलावा मैंने क्रिमिनल कोड का स्कोप और कहाँ बताया था, इसकी लिंकिंग बताई थी कि जब केस ट्रांसफ़र होता है एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, तो कब कब ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र के पहले, इन बिटवीन, राइट, और हायर कोर्ट की पावर होती है ट्रांसफ़र कराने की, ठीक है। तो ट्रांसफ़र 3 केस में होता है। एक तो होता है बिफोर ट्रायल, ट्रायल के पहले। तो ट्रायल के पहले में हमने बताया था चैप्टर 14 और चैप्टर 16। चैप्टर 14 में मैंने क्या डिस्कस किया था, कंडीशन रिक्वेजिस्ट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग, कार्रवाई शुरू करने से पहले अपेक्षित शर्तें। और चैप्टर 16 में क्या है, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई का किया जाना। सो चैप्टर 14 में हमने 192, 193 और 194 सेक्शन डिटेल में कवर किया था। इसके बाद चैप्टर 16 में हमने 209 सेक्शन देखा था। 193 की हमने 209 से लिंकिंग बताई थी, राइट। तो 192 में हमने बताया था किसी भी कोर्ट को या फिर क्रिमिनल कोर्ट को मैटर को कमिट करना। तो कमिट के बारे में दो सेक्शन 192 चैप्टर 14 में कंडीशन रिक्वेस्ट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग, कार्रवाई शुरू करने से पहले अपेक्षित शर्तें, और चैप्टर 16 कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट, ये मैंने आपको डिटेल में बताया था। 192 जब कोर्ट जो है केस जो है कोर्ट में कमिट किया जाता है, किसी भी कोर्ट में या फिर सेशन कोर्ट में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में केस कमिट किया जाता है। सेक्शन 193 कहता है कि सेशन कोर्ट तब तक किसी मैटर को नहीं सुनेगा जब तक केस सेशन कोर्ट को कमिट नहीं किया गया, अनटिल अनलेस एंड देयर इज एनी स्पेसिफिक प्रोविजन कि सेशन कोर्ट उस मैटर को सुने। सेक्शन 209 कहता है सेशन कोर्ट, अगर सेशन कोर्ट में केस कमिट हुआ है तो सेशन कोर्ट उस मैटर को सुनेगा। तो ये तो था बिफोर ट्रायल। ड्यूरिंग द ट्रायल कब होता है, ड्यूरिंग द ट्रायल जो होता है मैंने बताया था सेक्शन 322 से लेके 325 में एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में मैटर जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। अब हायर कोर्ट की अथॉरिटी क्या है, सेक्शन 406 से लेके 412 में हायर कोर्ट की अथॉरिटी है कि वो केस को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट तक ट्रांसफ़र कर सकता है। तो हमने देखो चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 13, चैप्टर 2 की रेंज 6025 ए, चैप्टर 3 26 से लेकर 35, चैप्टर 13 177 से लेकर 189। ट्रांसफ़र के केस में बिफोर ट्रायल चैप्टर 14, चैप्टर 16, चैप्टर 14 में सेक्शन 192, 193, 194, चैप्टर 16 में 209, 193 की 209 से लिंकिंग। इन बिटवीन जब ड्यूरिंग द ट्रायल एंड ट्रांसफ़र होता है 322 से लेकर 325, और हायर कोर्ट की अथॉरिटी होती है 406 से लेकर 412 तक कि किसी भी केस को अपने कोर्ट में ट्रांसफ़र कराने की या किसी भी केस को किसी भी कोर्ट में ट्रांसफ़र करने की हायर कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है कि वो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में केस को ट्रांसफ़र करा सकता है। इसके अलावा देखिए हमने एक चैप्टर पढ़ा था चैप्टर 35। चैप्टर 35 बताया था इरेगुलर प्रोसीडिंग। 460 से लेके 466 तक। इसमें 461 सेक्शन हमने पढ़ा था कि कब प्रक्रिया जो है रेगुलर प्रोसीडिंग होती है तो पूरी की पूरी प्रोसीजर विशेट हो जाता है। तो यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 डिटेल में। चैप्टर 6 to 25 हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया था। चैप्टर 6 में क्या होता है, चैप्टर 7 में क्या होता है। 6 में क्या था, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट की हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट के अलावा कौन कौन सी कोर्ट होंगी तुम्हारी, सेशन कोर्ट होगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होगी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा। इसका चैप्टर सेक्शन 7 में हमने टेरिटोरियल डिवीज़न की बात की थी कि टेरिटोरियल में अगर वो स्टेट है तो एन स्टेट कैन कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीजन या नंबर ऑफ सेशन डिवीजन। एक सेशन डिवीजन हो गया, कई सारे सेशन डिवीजन स्टेट में हो सकते हैं और हर सेशन डिवीजन में कई सारे ज़िले या जिला हो सकता है। अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो उसका सेपरेट सेशन डिवीज़न और सेपरेट डिस्ट्रिक्ट होगा, राइट। इसके अलावा हमने बताया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिवाइड कर सकती है किसी डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीजन्स में और इस तरह के लिमिट्स, इनके नंबर ऑफ लिमिट्स को अल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है। और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है तो वो
यही माना जाएगा कि वो इस सेक्शन का पार्ट है, राइट। इसके अलावा सेक्शन 8 में हमने मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात की थी कि वो एरिया जिसकी आबादी जो होती है 1 मिलियन यानी कि 10 लाख जो है उससे एक्सटेंड हो जाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन जारी करके उस एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर सकता है। जो प्रेसिडेंसी टाउन है बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद, ये प्रेसिडेंसी टाउन ये मेट्रोपॉलिटन एरिया में आते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करके किसी भी एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया से बाहर कर सकती है, लेकिन ऐसा तब कर सकती है जब उस एरिया को बाहर करने से उसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन से नीचे नहीं जानी चाहिए। और जो एरिया बाहर हुआ है, हटा दिया गया है, वो जुडिशल मजिस्ट्रेट के अंदर आ जाएगा, मतलब वो जिस भी जुडिशल मजिस्ट्रेट के अंदर आएगा वो जुडिशल मजिस्ट्रेट को उसका जुरिस्डिक्शन माना जाएगा कि उसके पास जुरिस्डिक्शन है उस एरिया के मैटर को सुनने का। लेकिन अगर कोई कार्यवाही पहले से प्रोसीजर इनिशिएट हो रहा है, प्रोसीडिंग चल रही है, तो वो एज इट इज़ चलती रहेगी। इसके बाद मैंने बात की थी सेशन कोर्ट की बात। सेशन कोर्ट, जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सेशन कोर्ट हमने बताया था सेक्शन 9 और 10, जुडिशल मजिस्ट्रेट बताया सेक्शन 11 to 15, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेक्शन 16 to 19 और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेक्शन 20 to 23। सेक्शन 9 में सेशन कोर्ट के बारे में बताया गया है कि ये सेशन कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और इनके जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। इसी तरह सेक्शन 9, 11, 16 और 20 लगभग इनमें बताया गया है कि 9 बताया गया कि सेशन कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट कौन करेगा, इनके जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करेगा। 11 बताया गया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट कौन करेगा, इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा। 16 बताया गया है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कौन इस्टेब्लिश करेगा और इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा यहाँ के जजेस का। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है उसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, सेक्शन 20 में बताया गया है। इसके अलावा सेक्शन 10 में जो है सबऑर्डिनेशन बताया गया है कि असिस्टेंट सेशन जज जो होगा वो सब सेशन जज का सबऑर्डिनेट होगा। इसके अलावा सेक्शन 12 बताया गया है कि चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल जुडिशल मजिस्ट्रेट ये कौन होंगे, JM1 ही चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट हो सकता है, ठीक है, या एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट होगा, या JM1 को चीफ सब डिविजनल जुडिशल मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 17 बताया गया था कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्या होता है, CMM जो होता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इनको कौन अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट अपॉइंट करता है। तुम्हारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सेक्शन में चीफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, कोई भी मजिस्ट्रेट को चीफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए सेक्शन मैंने बताया था सेक्शन 13, सेक्शन 18 और इसका सेक्शन 21 ये बात करता है। सेक्शन 13 बात करता है स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट की। स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट नंबर 1 कि जुडिशल मजिस्ट्रेट 2 जो होगा वो स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट बनेगा, इसकी टाइम पीरियड 1 साल होगी और इसका जुरिडिक्शन में एरिया जो है जो भी जुरिडिक्शन में आएगा मेट्रो एरिया के छोड़ करके वो उसके जुरिडिक्शन में आएगा। 13 सेक्शन बात करता है स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट की। सेक्शन 18 बात करता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की, इसमें वही 3 बातें आएंगी। इसका अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट करेगा, टर्म इसकी 1 साल होगी और इसका जुरिडिक्शन, ठीक है। इसके बाद स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेक्शन 21 है, इसका अपॉइंटमेंट की बात की गई, यहाँ पे टाइम और जुरिडिक्शन की बात नहीं की गई है, तो यहाँ पे केवल अपॉइंटमेंट की बात की गई है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करेगी। इसका सबऑर्डिनेशंस है, सबऑर्डिनेशंस के सेक्शन में इसके बाद एक सेक्शन 14 है, इसमें लोकल जुडिक्शन ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट। लोकल जुडिक्शन कौन तय करेगा, इसका हाई कोर्ट तय करेगी। इसके बाद सेक्शन 15 है तुम्हारा सबऑर्डिनेशन का जुडिशल मजिस्ट्रेट के, और सेक्शन इसमें 19 जो है वो सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, और सेक्शन 23 जो है वो सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स है। तो ये हमने पिछले लेक्चर में चार्ट के माध्यम से अच्छे से कवर किया था। अगर आप लोगों ने का मिस हो गया तो मैंने वैसे समराइज़ कर दिया है, फिर भी आप अगर चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल से जा कर के ये लेक्चर आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ कोर्ट्स की। तो पावर ऑफ कोर्ट में देखो हम क्या बात करने वाले हैं। तो पावर ऑफ कोर्ट में चैप्टर 3 ये हमारा पावर ऑफ कोर्ट की बात करता है। सेक्शन कौन कौन से इसमें कवर है, 26 से लेकर 35 तक सेक्शन है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन 32 जो है, सेक्शन 32 जो है वो पावर देने की बात करता है। मॉड ऑफ
कन्फरिंग पावर, मोड ऑफ कन्फरिंग पावर कौन करता है? सेक्शन 32। सेक्शन 33 हमारा जो बात करता है विड्रॉ ऑफ पावर की बात करता है, विड्रॉल ऑफ पावर, पावर देना सेक्शन 32, और सेक्शन 34 है, सॉरी, पावर लेना। सेकेंड, सेक्शन 34 बात करता है पावर लेने की। ठीक है, तो सेक्शन 32 जो है वो पावर, मोड ऑफ कन्फरिंग पावर बात करता है। इसमें कौन दे सकता है पावर? हाई कोर्ट दे सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। कैसे दे सकती है? वो किसी भी व्यक्ति को उस डिपार्टमेंट में जो है उसको वो पावर दे सकती है बाय नेम, उसके नाम से, या फिर उसके ऑफिस के वर्च्यू के आधार पर, वर्च्यू ऑफ ऑफिस, ऑफिस के वर्च्यू के आधार पे, या फिर क्लासेस ऑफ ऑफिशियल, ऑफिशियल क्लास क्या उसके बेसिस पे, या फिर उसके टाइटल के बेसिस पे। ठीक है, तो बाय नेम, ऑफिस, क्लासेस ऑफ ऑफिशियल, या फिर टाइटल। नंबर 1 बाय नेम, नंबर 2 वर्च्यू ऑफ इट्स ऑफिस, नंबर 3 क्लास ऑफ ऑफिशियल, और नंबर 4 टाइटल। इसके आधार पर हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट पावर कन्फर कर सकती, पावर दे सकती है किसी भी व्यक्ति को। और वो इफेक्टिव कब से होगी? सबसेक्शन 2 है इसका इफेक्टिव। तो इफेक्टिव कब से होगी? जिस डेट से वो कम्युनिकेशन की गई है, डेट ऑफ कम्युनिकेशन, डेट ऑफ कम्युनिकेशन, जिस डेट को कम्युनिकेशन की गई है उस डेट से वो इफेक्टिव होगी। इसके अलावा सेक्शन 32 जो हमारा कहता है पावर देने की, और सेक्शन 34 कहता है पावर लेने की, पावर लेना, विड्रॉल ऑफ पावर। सो पावर लेने की जो बात की गई सेक्शन 34 में, वो कब की जा सकती है? जब तुम्हारा, इसमें एक चीज़ है कि सेम या इसी तरह से इसकी पावर को विड्रॉल करा जा सकता है। लेकिन अगर ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, सीजेएम है, सीजेएम ने कोई पावर दी है, तो उसकी जो पावर जो है विड्रॉ होगी वो किसके द्वारा होगी? उसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के, उसी मजिस्ट्रेट के माध्यम से होगी जिस मजिस्ट्रेट ने पावर कन्फर की थी। जिसने पावर दी थी तो वही मजिस्ट्रेट उससे पावर लेगा, वापस लेगा। तो ये था सेक्शन 32 और सेक्शन 34। इसके अलावा पावर देने की बात कहाँ पे की गई है? इसके अलावा जो है पावर देने की बात, हमने जो पुराना अपना लेक्चर बताया था आपको, इसमें देखो मैंने क्या बताया था, हाई कोर्ट कब पावर देता है, हाई कोर्ट पावर कब कन्फर करता है? स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और स्टेट गवर्नमेंट कब पावर कन्फर करती है? तो हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट पावर, सॉरी यहाँ पे होगा स्टेट गवर्नमेंट, इसको हम रफ कर देते हैं अगेन। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर देती है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर किस सेक्शन में थी? सेक्शन 21 में। और हाई कोर्ट जो है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सेक्शन 13 के अंतर्गत, और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को सेक्शन 18 के अंतर्गत पावर कन्फर करती है। इसके अलावा सेक्शन 192 का, सेक्शन 190 का सब सेक्शन 2 है। सेक्शन 190 क्या है? कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होगा? या तो पुलिस कंप्लेन होगी, अगर पुलिस कंप्लेन होगी, या पुलिस को एफआईआर लिखवाई जाएगी, तो मैटर जब पुलिस कंप्लेन होगी, या फिर अगर पुलिस कंप्लेन नहीं है तो मजिस्ट्रेट के मैटर मजिस्ट्रेट के संज्ञान में आएगा, मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा, या फिर मजिस्ट्रेट के कोई भी व्यक्ति मजिस्ट्रेट को कंप्लेन करेगा। ठीक है, तो जब ये कंप्लेन की जाती है तो इस कंप्लेन को जो है टैकल करने का पावर जो है वो कौन देता है? यहाँ पे देखो कंप्लेन मजिस्ट्रेट को की गई है, जो जनरली जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो कंप्लेन लेता है। ठीक है, लेकिन सेक्शन 190 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो एम्पावर कर सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास को, कि वो कंप्लेन के मैटर को हैंडल कर सकता है, कंप्लेन ले सकता है। तो यानी कि उसकी सीजीएम की जो लोकल लिमिट है
और उसका बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2 को एम्पावर कर सकता है कि वो कंप्लेन को हैंडल कर सके या कंप्लेन ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 190 के सबसेक्शन 2 में पावर देने की बात की गई है सीजीएम के द्वारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास को, किस केस में? कंप्लेन के केस में, राइट। याद रहेगी बात, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो इसमें सेक्शन 28 जो है वो कहता है कि हाई कोर्ट क्या सज़ा दे सकता है? हाई कोर्ट कोई भी सज़ा दे सकता है, कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है। हाई कोर्ट जो है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी पास कर सकता है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी पास कर सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी पास कर सकता है, डेथ की सज़ा भी दे सकता है। सेशन कोर्ट जो है या एडिशनल सेशन जज, जिसमें सेशन जज होगा या एडिशनल सेशन जज होगा, ठीक है, एडिशनल सेशन जज होगा, ये भी कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं, एनी सेंटेंस दे कैन पास। लेकिन डेथ सेंटेंस में एक स्टार लगा हुआ है यहाँ पे, डेथ सेंटेंस पास नहीं कर सकते। डेथ सेंटेंस पास करने के लिए इनको हाई कोर्ट की परमिशन चाहिए, बिना परमिशन के डेथ सेंटेंस पास नहीं कर सकते हैं। असिस्टेंट सेशन जज जो होते हैं, असिस्टेंट सेशन जज जो होते हैं वो सज़ा पास कर सकते हैं लेस देन आर इक्वल टू 10 ईयर्स, राइट, याद रहेगा। हाई कोर्ट कोई भी सज़ा दे सकता है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, रेगुलर इम्प्रिजनमेंट, डेथ इम्प्रिजनमेंट, सॉरी सिंपल इम्प्रिजनमेंट, रेगुलर, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनाल्टी। सेशन कोर्ट जो है वो इसमें सेशन जज है या एडिशनल सेशन जज है, वो सेंटेंस कोई भी पास कर सकते हैं, लेकिन अगर वो डेथ सेंटेंस पास करेंगे तो उन्हें हाई कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। असिस्टेंट सेशन जज सज़ा जो हो सकते हैं 10 साल से नीचे तक की सज़ा या 10 साल तक की सज़ा दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास सज़ा देने की पावर कितनी? 7 साल तक की। सीजीएम कितनी साल तक सज़ा दे सकता है? 7 साल तक की। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो 3 साल तक की सज़ा दे सकता है या 10,000 तक का जुर्माना लगा सकता है। ही कैन गिव इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years और ही कैन से टू फर्निश द फाइन ऑफ 10,000, राइट। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास जो है वो 1 साल तक की सज़ा दे सकता है ना, और 5,000 तक का पेनल्टी लगा सकता है। ठीक है, ये 5,000 की पेनल्टी लगा सकता है, ये 10,000 जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 10,000 तक की पेनल्टी लगा सकता है, और ये सेकंड क्लास जो है ये 5,000 तक की पेनल्टी। सेक्शन 26 बहुत सिंपल बात करता है, ये कहता है कि जो आईपीसी है इसमें जो भी इसके फर्स्ट शेड्यूल में कोई ऑफेंस है आईपीसी का, जो इसके सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में दे रखे हैं, सीआरपीसी के शेड्यूल 1, सीआरपीसी की जो बेयर एक्ट है उसके पीछे शेड्यूल 1 दिया है, वो देखो आप लोग। तो सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में जो भी आईपीसी के ऑफेंसेस दिए गए हैं वो ट्रायल किए जा सकते हैं और उनमें सज़ा दी जा सकती है हाई कोर्ट के द्वारा, सेशन कोर्ट के द्वारा और किसी भी अन्य कोर्ट के द्वारा। ठीक है, जो भी सीआरपीसी के ऑफेंसेस हैं शेड्यूल 1 में दिए गए हैं वो सारे ऑफेंसेस ट्रायल किए जा सकते हैं हाई कोर्ट के द्वारा, सेशन कोर्ट के द्वारा और अदर कोर्ट्स के द्वारा, राइट। अब सेक्शन 27 क्या कहता है? सेक्शन 27 कहता है तुम्हारा जुरिडिक्शन इन केस ऑफ जुवेनाइल्स। अब ऐसे तो जुवेनाइल्स के केस में जो जुरिडिक्शन है, अब जुवेनाइल एक्ट आ गया, जुवेनाइल एक्ट जो है जेजे एक्ट, उसमें हम देखते हैं, लेकिन 436 से लेकर 450 तक इसमें बेल के प्रावधान है कुछ, कि अगर बच्चा है तो उसको जमानत दी जा सकती है, तो उसमें 436 से लेकर 450 तक बेल के कुछ प्रोविज़न को छोड़ कर के बाकी अब सब ये जुवेनाइल एक्ट में कवर हो गया है। ठीक है, अगर कोई सज़ा है उस सज़ा में जुर्माना लगाया जाना है, ठीक है, तो अब इसका देखो सेक्शन जो है 1 सेकेंड, आईपीसी का सेक्शन 65 है, सेक्शन 67 है, राइट। इसमें जो है इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों की बात की गई है। सेक्शन 67 में खाली फाइन की बात की गई कि आईपीसी का कोई अपराध ऑफेंस हुआ है, या आईपीसी की धारा की बात कर रहा हूँ, सेक्शन 65 और सेक्शन 67 ये आईपीसी के सेक्शन है। सेक्शन 65 में कहा गया है कोई ऑफेंस हुआ है जिसमें इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों है। सेक्शन 67 में कहा गया है खाली फाइन है। तो इसको हम सीआरपीसी के सेक्शन 30 के साथ पढ़ेंगे। सीआरपीसी का जो सेक्शन 30 है इसके साथ पढ़ेंगे। इसमें ये बताया गया अगर किसी सज़ा में जुर्माना लगाया गया है और वो सज़ा ऐसी है जिसमें
सज़ा के साथ साथ इम्प्रिजनमेंट भी है और पेनाल्टी दोनों है। तो वो उसमें सेक्शन 30 में उसकी कुछ कंडीशन है कि सेक्शन 29 को एक्सीड ना करें। सेक्शन 29 क्या कहा था? सेक्शन 29 में मैंने बताया था कि हाई कोर्ट कितनी पावर, हाई कोर्ट के पास कितनी सज़ा देने की पावर है, ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास कितनी सज़ा देने की पावर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितनी सज़ा दे सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कितनी सज़ा दे सकता है, ये बात की थी। तो उस जितनी वो सज़ा दे सकते हैं उसको एक्सीड ना करें, उसको एक्सीड करने की पावर नहीं है। ऑलराइट, तो हम ये कह रहे थे कि सेक्शन 29 को एक्सीड ना करें और जो 1/4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो सेंटेंस पास की गई उसके 1/4 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अगर जो सज़ा है उसके अलावा सज़ा देनी है, पेनाल्टी लगी है, जुर्माना भी लगा, पेनाल्टी प्लस इम्प्रिजनमेंट दोनों है इसमें, ठीक है। तो जो एक्सेस में जो सज़ा होगी वो उसकी 29 को एक्सीड नहीं करनी चाहिए, 1/4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और मेन सेंटेंस से एडिशनल नहीं होनी चाहिए। अगर मेन सेंटेंस जो है उससे ज़्यादा सज़ा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर पेनाल्टी है उसमें तो उसकी जो सज़ा है वो 29 को एक्सीड ना करे, 1/4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और मेन सेंटेंस से एडिशनल नहीं होगी, ये सेक्शन 30 कहता है, ठीक है। अब सेक्शन 31 में क्या बात की गई? सेक्शन 31 कहता है तुम्हारा, तो इसमें जो है सेवरल ऑफेंसेस हो गई हैं, यानी कि एक से ज़्यादा ऑफेंसेस का मैटर आया। तो उसमें अगर वन ट्रायल है, एक ही ट्रायल में 2 ऑफेंसेस को सुना जा रहा है, ऑफेंसेस 2 से ज़्यादा हैं उस एक्यूज के ऊपर और उनकी सेम ट्रायल हो रही है, तो वहाँ पे पनिशमेंट भी 2 से ज़्यादा की मिलेगी। दूसरी वाली सज़ा तब स्टार्ट होगी जब पहली वाली सज़ा ख़त्म हो जाएगी। अगर कोर्ट ऐसा नहीं कहता है तो ये कंजिक्यूटिव चलेंगी, ठीक है। कोर्ट चाहे तो कॉन्करेंट भी दे सकता है, वैसे नॉर्मली ये क्या कॉन्करेंट होगी, लेकिन अगर कोर्ट ऐसा स्पेसिफिकली कह देता है तो, अगर कोर्ट ऐसा नहीं कहता है तो एक सज़ा जब ख़त्म होगी तो फिर दूसरी वाली सज़ा स्टार्ट होगी। जैसे अभी आपने रिसेंट मैटर में देखा था, तो उसमें जो रिसेंट घोटाले जो चल रहे हैं इसमें जो कोर्ट सज़ा दे रहा है तो इसमें कंफर्म नहीं हो रहा है कि सज़ा जो है कंजिक्यूटिव चलेगी या कॉन्करेंट चलेगी। तो उसमें अगर कोर्ट स्पेसिफिकली ऐसा नहीं कह रहा है तो सज़ा मेनली कंजिक्यूटिव चलेगी, लेकिन कोर्ट चाहे तो उसको कॉन्करेंट भी कर सकता है। नंबर 1 बात, तो इसमें जब ऑफेंस है 2 से ज़्यादा हैं और उनकी सिमिलर ट्रायल हो रखी है तो सज़ा भी 2 से ज़्यादा, यानी कि लेकिन ऑफेंस अलग अलग हैं, दो से ज़्यादा ऑफेंस के लिए सेम ट्रायल चल रही है तो ऐसा होगा, ठीक है। टोटल कंजिक्यूटिव जो कंजिक्यूटिव लिमिट है, अगर मतलब कोर्ट सज़ा दे रहा है और वो कंजिक्यूटिव चलेगी, एक सज़ा ख़त्म हो जाएगी फिर दूसरी सज़ा स्टार्ट चलेगी, तो उसकी लिमिट क्या होगी? सज़ा कंजिक्यूटिव है, राइट, कंजिक्यूटिव सज़ा है तो उसकी लिमिट क्या होगी? तो लिमिट जो होगी वो लिमिट सेक्शन 29 को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। बात पॉइंट टू बी नोटेड कि सेक्शन 29 को वो लिमिट एक्सीड नहीं करेगी, पहली बात। और जो उसकी लिमिट होगी वो मैक्सिमम 14 साल होगी, मैक्सिमम लिमिट 14 साल होगी, या फिर उसकी ट्वाइस जो सज़ा है उसकी ट्वाइस नहीं हो सकती है, ठीक है। सज़ा की दोगुनी नहीं हो सकती और 14 साल मैक्सिमम है, ठीक है। अगर कॉन्जिक्यूटिव है, सबसे पहली बात कि एक ही ट्रायल चल रहा है 2 ऑफेंसेस का, तो सज़ा जो होगी वो कॉन्जिक्यूटिव होगी। अगर कोर्ट ऐसा नहीं कहता है तो, अगर कोर्ट चाहे तो कॉन्करेंट सज़ा भी दे सकता है, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव है तो उसकी लिमिट सेक्शन 29 को एक्सीड नहीं करेगी, उसकी लिमिट मैक्सिमम 14 साल तक की हो सकती है और अगर यह टोटल सज़ा की दोगुनी से ज़्यादा नहीं होगी, राइट। और अगर तीसरा है अपील का प्रावधान, अगर अपील है तो सिंगल सेंटेंस माना जाएगा। इफ़ इज द केस ऑफ अपील तो उसको एक सिंगल सेंटेंस माना जाएगा, ठीक है। अपील के केस में उसको सिंगल सेंटेंस माना जाएगा। अब देखो सेक्शन 35 कहता है पावर की, तो सक्सेसर के पास सेम पावर है, एडिशनल सेशन जज असिस्टेंट सेशन जज है, और इसमें पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो कौन डिसाइड करेगा? सेशन डिसाइड करेगा। और मजिस्ट्रेट की पावर कौन डिसाइड करेगा? या तो सीजीएम डिसाइड करेगा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, सक्सेसर है तो सेम पावर होगी, एडिशनल सेशन जज असिस्टेंट सेशन जज है, डिसाइडेड बाय द सेशन मजिस्ट्रेट और डिसाइडेड बाय द सीजीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये हमने 26 से लेकर 35 तक पावर ऑफ कोर्ट को पूरा कवर किया यार। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक अस, सब्सक्राइब अस, और आप कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए ताकि हम अपनी
जो फ्री कंटेंट है इसको हम बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सके लोगों में, और बहुत अच्छा जा रहा है ये हमारा चैनल आजकल। ठीक है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात को पहुँचाएँ। पेड सीआरपीसी का पेड कोर्स यहाँ पे अभी नहीं है। सीआरपीसी के सारे लेक्चर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करूँगा, और सारे प्रोफेशनल लेक्चर्स कवर होंगे इसमें, A to Z कवरेज दूंगा मैं इसमें। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।